हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज देखिए हम आप लोगों को क्या किए मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 साइंस का प्रश्न लेकर के आए हैं जो आप लोगों के ITA पॉलिटेक्निक लिए क्या होगा महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए उन सभी 11 प्रश्नों क्या करते हैं अपना लोग देखते हैं, जिसके अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न हम क्या लिए हैं कि यहाँ कह रहा कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरण कहता है क्या कहलाता है। चलिए देखिए, तो तापीय प्रभाव कहलाता है या वाल्विन प्रभाव कहलाता है, रवन प्रभाव, टिंडल प्रभाव। तो क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा कि कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का जो परिकिरण होता है उस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक बात आप लोग ये चीज़ जानिए, यहाँ पे जो कोलाइड कण है तो कोलाइड कण का जो होता है एक कण का आकार होता है 1000 नैनोमीटर। कितना होता है? कोलाइड कणों का आकार क्या आता है? एक कण का आकार होता है 1000 नैनोमीटर। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए होता क्या है, जब प्रकाश किरण क्या होता है कोलाइड कणों से टकराता है क्या होता है प्रकाश किरणें जब मान लीजिए कहीं एगो स्रोत, मान लीजिए स्रोत है प्रकाश स्रोत, यहाँ से मान लीजिए प्रकाश किरण आ रही है। ये प्रकाश किरण जब आ रही होती है तो क्या होता है कोलाइड कणों से टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है विभिन्न दिशा में फैलता है। क्या होता है? विभिन्न दिशा में फैल जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? विभिन्न दिशा में फैल जाती है तो इसी घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। इसीलिए आप लोग याद रखिए, जब आप लोग से पूछा जाए कि कोलाइड कणों का द्वारा प्रकाश का परिकिरण को क्या कहते हैं तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। और कोलाइड कणों का एक कण का आकार कितना होता है? 1000 नैनोमीटर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, यानी 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में बहुत तो बार क्या हुआ पूछा भी गया है। चलिए देखिए प्रश्न अपन लोग को देखिए क्या है। प्रश्न कर रहा है कि तारे की टिमटिमाहट का कारण है, यानी अपन लोग को तारे जो देखते हैं तारे टिमटिमाता हुआ नजर आता है, इसका कारण क्या है? तो कारण कह रहा वायुमंडलीय अपवर्तन है कि वायुमंडलीय विवर्तन है कि वायुमंडलीय विक्षेपण है कि वायुमंडलीय कणों द्वारा कहता प्रकाश का प्रकीर्णन है। आखिर कौन सा ऐसा घटना है जिस कारण से क्या होता है अपन लोग का तारा जो है टिमटिमाते हुए नजर आता है? यह घटना क्या? यह घटना है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा क्या होता टिमटिमाते हुए नजर आता है। होता क्या है देखिए कि जब प्रकाश की मतलब तारे से देखिए मान लीजिए तारा है, तारा से प्रकाश किरण निकलता है तो प्रकाश किरण निकलने के बाद वायुमंडल में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? वायुमंडल में प्रवेश करता है। वायुमंडल में प्रवेश करने क्या कारण क्या होता है? वायु में तो विभिन्न क्या होता है विभिन्न माध्यम पाया जाता है, कहीं सघन माध्यम, कहीं विरल माध्यम, कहीं सघन माध्यम, कहीं विरल माध्यम पाया जाता है। जिस कारण से क्या होता है कि तारे का प्रकाश जो अपना लोग के पास जो पहुंचता है वो प्रकाश कभी क्या होता है सीधे पहुंच जाता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता। इसी कारणवश क्या होता है कि तारा अपना लोग क्या होता है टिमटिमाते हुए नजर आता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है उम्र बढ़ने के साथ आँख के सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। इस स्थिति को कहा जाता है क्या? कहता है उम्र जैसे जैसे बढ़ता है तो अपना लोग का आँख का सुविधा की शक्ति यानी देखने का क्षमता क्या होता है घट जाता है। इसका कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य। तो आप लोग याद रखिए इसका होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। देखिए होता क्या है इसमें उम्र बढ़ने के साथ ही क्या होता है कि मतलब लोगों को ना ही नज़दीक की वस्तु दिखता है और ना ही दूर की वस्तु दिखता है। यानी क्या होता है ना ही नज़दीक की वस्तु वह सही से देख सकता है और ना ही दूर का वस्तु सही से दिख सकता है। जिस कारण से क्या होता है आँख का शक्ति क्या होता है यानी आँख को देखने का क्षमता क्या होता है कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं, जो नहीं दिखाई देता तो किसी उसको दोष बोलेंगे तो उस दोष को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। और साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफॉक्सी क्या होता है? द्विफॉक्सी लेंस। चलिए यहाँ पर लिख दिया आप लोग को द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। और द्विफॉक्सी लेंस में होता क्या है अवतल और उत्तल दोनों होता है। क्या होता है? अवतल और उत्तल दोनों होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग एक बात और याद रखिएगा, जब निकट दृष्टि दोष हो क्या हो निकट दृष्टि दोष हो तो आप लोग याद रखिएगा कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। और जब क्या हो दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या करा। प्रश्न संख्या 4 देखिए कह रहा है कि आँख के क्या कर रहा है
कि आँख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको सामंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? सामंजन क्षमता कहते हैं। इसमें देखिए क्या है, जरा दृष्टि, ओ देखिए कह रहा आँख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है। इससे कहते हैं क्या? इससे क्या होता है? सुविधा होता है। क्या होता? सुविधा होता क्या है देखिए इसमें कि आँख जो है अपना लोग का आँख के लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है। इसे क्या कहते हैं? सुविधा कहते हैं या सामंजन क्षमता कहते हैं। साथ ही साथ ये सुविधा जो है इसका दूसरा नाम आप लोग याद रखिएगा कि सामंजन क्षमता। क्या होता? सामंजन क्षमता। ये चीज़ भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसको कहते हैं सामंजन क्षमता। होता क्या, जब आँख के लेंस क्या करता, फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं के मानव आँख केंद्रित कर सकती है। इस घटना को क्या कहते हैं? सामंजन क्षमता। क्या कहते हैं? सामंजन क्षमता। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या अगला यानी 5 नंबर प्रश्न। चलिए 5 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या करा, यहाँ करा 5 नंबर प्रश्न करा है कि आँख का अक्षिपट, क्या कह रहा? आँख का अक्षिपट या नेत्र पटल। अक्षिपट का दूसरा नाम क्या है? नेत्र पटल है। क्या है? यानी आँख का है जो नेत्र पटल है, ये क्या है? देखिए सबसे पहले नेत्र पटल आप लोग जान लीजिए कि नेत्र पटल जो है, जिसको आप लोग कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया नहीं, नेत्र पटल कहने का मतलब हुआ कि आँख में एक ऐसा जगह जहाँ क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। क्या बनता है? वास्तविक बनता है। और साथ ही साथ जो प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक बनता है। जब वास्तविक होता है आभासी कहाँ? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग याद रखिए कि आँख में जो लेंस होता है, आँख है तो जहाँ प्रतिबिंब तो लेंस है, तो आँख में जो लेंस होता है वो लेंस होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और यह लेंस, जो लेंस किस चीज़ का बना होता है? तो लेंस बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग अगर ये चीज़ आप लोग को पसंद आ रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न थे प्रश्न संख्या 6। देखिए देखिए प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कर रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है एक गोलाकार लेंस, क्या कर रहा है कि एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा की प्रभावी व्यास को कहा जाता है छिद्र, दृष्टि केंद्र, ध्रुव, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं आप लोग? 6 नंबर प्रश्न देखिए, इसको कहते आखिर क्या है? छिद्र कहते हैं कि दृष्टि केंद्र कहते हैं कि ध्रुव कहते हैं कि मुख्य फोकस कहते हैं। सबसे पहले आप लोग ये गोलाकार लेंस हो तो गोलाकार लेंस के बारे में आप लोग कुछ चीज़ जान लीजिए। देखिए गोलाकार लेंस जो होता है एक वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को छिद्र या द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी लेंस हो, क्या हो, कोई भी लेंस हो, उस लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को, प्रभावी व्यास जो होता है उसको अपना लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। इस द्वारक का दूसरा नाम क्या है? छिद्र। क्या है? छिद्र। तो आप लोग याद रखें जब भी प्रभावी व्यास के एक गोलाकार लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा प्रभावी व्यास के तो या तो द्वारक कहिएगा या छिद्र के, दोनों क्या सेम चीज। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 7 नंबर देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, यानी किसका अपवर्तनांक क्या है? सबसे अधिक है। यहाँ देखिए बर्फ दिया हुआ, तो बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.309 होता है, ठीक। और कार्बन दिया हुआ तो कार्बन का अपवर्तनांक होता है 1.95, ठीक। और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 और मानिक का होता है अपवर्तनांक 1.71। अब देखिए आप लोग खुद आप लोग आंसर टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है हीराक होता है। किसका होता है? हीराक होता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला यानी 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न कर रहा है कि जब एक वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है बिंदु आकार, बड़ा हुआ, विशाल, समान माप। क्या होता है? तो ये तो आसान प्रश्न है। बिंदु आकार क्या होगा? बिंदु आकार। जब भी आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ देखिए चलिए देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य
अक्ष के समांतर एक किरण डैश से होकर गुजरती है। यानी कहने को तो कोई अवतल दर्पण होगा, अगर अवतल दर्पण में कि प्रधान अक्ष के समांतर मान लीजिए प्रकाश किरण जाती है, तो कहाँ से गुजरती है, तो जिस बिंदु से बिंदु क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यानी क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगला कर है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या कर है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। चलिए मान लीजिए गोलाकार दर्पण बना लेते हैं हम। ये गोलाकार दर्पण हुआ, दर्पण का ध्रुव होता है, मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, यानी पी यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे होगा। इससे गुजरने वाली रेखा क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, या नहीं तो क्या कहते हैं, इसको मुख अक्ष कहते हैं। यानी क्या होगा, मुख अक्ष होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, 11 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है धातु की तार की लंबाई, क्या कह रहा है, यदि धातु की तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो तार का प्रतिरोध आधे से कम होता है, दो गुना होता है, एक चौथाई से कम होता है, चौगुना होता है, दो गुना होता है। क्या होता है, दो गुना होता है। दोस्त देखिए, आप लोग को अगर ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा हो तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो को देख करके आप सबसे पहले फायदा ले सके। चलिए ठीक है दोस्तों, जरूर आप लोग विजन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। याद रखिएगा धातु तार की लंबाई क्या होता है, दोगुना। जैसे लंबाई दोगुना, तार की लंबाई क्या होगा, दोगुना। ठीक है दोस्तों, चलिए आज यहीं तक।